हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम। तो आज का टॉपिक है मिजल्स। मिजल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो ये फोटो दिख रही है आपको, ये मिजल्स के पेशेंट की है। बच्चे के अंदर मिजल्स जो है ऐसे रैशेस हो जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि मिजल्स क्या होता है। मिजल्स की बीमारी, तो मिजल्स जो है वो एक वायरल डिजीज है। मिजल्स क्या है? एक वायरल डिजीज है। मिजल्स इज ए वायरल डिजीज। ये वायरल डिजीज है। किससे होने वाली डिजीज है? वायरस से होने वाली डिजीज है। वायरस विषाणु से होने वाली डिजीज है। मिजल्स एक विषाणु से होने वाली डिजीज है, वायरस से होने वाली डिजीज है। ये वायरस से होने वाली डिजीज है। इट्स कंटेजियस, बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस होती है। इट इज एक्यूट इन चिल्ड्रन के अंदर होती है। ठीक है, एक्यूट इन चिल्ड्रन। इसकी संक्रमणता बच्चों में बहुत तीव्र होती है। मतलब जो ये संक्रामकता है, कंटेजियस है, ये बच्चों में अधिक फैलता है। बच्चों के अंदर जो है चिल्ड्रन मतलब बच्चे, संक्रामकता बहुत जल्दी फैलती है, तीव्र फैलती है। ठीक है, बच्चों में ये बहुत जल्दी फैलता है। इट्स स्प्रेड इज मोर इन विंटर, और किस में फैलता है सबसे ज़्यादा? विंटर में एंड स्प्रिंग में। ठीक है, इट आल्सो नोन एज रूबियोला, इसको रूबियोला के नाम से और जानते हैं। ये किस में ज़्यादा फैलता है? ये जो शीत ऋतु और बसंत ऋतु थे, विंटर को शीत ऋतु और बसंत ऋतु, इनमें ज़्यादा फैलता है। इसको रूबेला के नाम से, रूबियोला के नाम से और जानते हैं। इसका जो अदर नाम है वो है रूबियोला। ठीक है, जिसका अदर नाम है रूबियोला। रूबियोला के नाम से और जानते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम रूबियोला के नाम से और जानते हैं। और इट इज वायरस, आरएनए वायरस। ये कौन सा वायरस होता है? कुछ वायरस आरएनए टाइप के होते हैं, कुछ डीएनए टाइप के होते हैं। ये आरएनए वायरस है। ये कौन सा वायरस है? आरएनए वायरस है। ये आरएनए वायरस है। और यह जो डिजीज है वो रेस्पिरेटरी डिजीज है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है। इसके अंदर जो है रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो अफेक्ट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है। उसके कारण जो है माउथ के अंदर स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। स्पॉट्स जो कॉप्लिक स्पॉट्स के नाम से जानते हैं, इसको कॉप्लिक स्पॉट के नाम से जानते हैं। माउथ के अंदर स्पॉट्स हो जाते हैं, उन्हें कॉप्लिक स्पॉट के नाम से जानते हैं। वो जो स्पॉट्स है वो कहलाते हैं आपके कॉप्लिक स्पॉट्स। जो माउथ के अंदर जो स्पॉट हो जाते हैं वो कॉप्लिक स्पॉट, कॉप्लिक स्पॉट्स के नाम से और जानते हैं उन्हें, कॉप्लिक स्पॉट्स। ठीक है, इसका जो एजेंट है, कारक है, इसका जो एजेंट है वो होता है आपका, इसका जो एजेंट है कारक एजेंट जो है इसका दिस डिजीज इज कॉज बाई पैरामिक्सो वायरस। ये कौन से वायरस से होता है?
पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है। यह डिजीज जो है पैरामिक्सो वायरस के कारण होती है। इसका जो एजेंटिव कारक है वो पैरामिक्सो वायरस। और पैरामिक्सो वायरस कैसा होता है? आरएनए टाइप का। ये आरएनए टाइप का होता है। आरएनए टाइप का पैरामिक्सो वायरस के कारण यह बीमारी होती है। इसके बाद में है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होती है इसकी? पैथोजेनेसिस क्या होती है? तो सबसे पहले है एंट्री ऑफ मीजल्स वायरस इनटू द रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। रेस्पिरेटरी जो म्यूकोसा है उसके अंदर कौन सा वायरस इंटर करता है? मीजल्स का जो वायरस है विषाणु वो इंटर करता है। तो इंटर करने के बाद में क्या होता है? तो एंट्री ऑफ द मीजल वायरस इनटू द रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, म्यूकोसा के अंदर ये वायरस इंटर कर जाता है। ठीक है, ये इंटर करने के बाद मीजल्स वायरस इन द एपिथेलियल सेल्स, ये किस में चला जाता है? एपिथेलियल जो सेल्स है जो रेस्पिरेटरी, ये सबसे पहले रेस्पिरेटरी म्यूकोसा के द्वारा माउथ से बॉडी में एंटर करता है। वो एपिथेलियल सेल है ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी की जो एपिथेलियल सेल है वहां पे ये क्या करता है? रिप्लिकेशन करता है वहां पे। एज द रिजल्ट ऑफ रिप्लिकेशंस, तो ये मीजल्स वायरस क्या करता है? एपिथेलियल सेल ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ रिप्लिकेशन के कारण क्या होता है? रिप्लिकेशन करता है कि एपिथेलियल सेल के उधर। उसके बाद में जो है क्या होता है? उसके बाद में रिप्लिकेशन करके स्प्रेड मीजल्स वायरस, ये मीजल्स जो वायरस है उसको स्प्रेड करता है रिप्लिकेशन करके एपिथेलियल सेल में। ये मीजल्स वायरस को क्या करता है? स्प्रेड करता है इनटू रीजनल लिम्फेटिक टिश्यू। जो रीजनल लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं वहाँ पे ये क्या करता है? वायरस क्या कर देता है? स्प्रेड कर देता है, फैला देता है। वहाँ पे लिम्फेटिक टिश्यू जो होते हैं वहाँ पे फैला देता है। जो लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, रीजनल लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं वहाँ पे फैला देते हैं। टिश्यू मतलब ऊतक, जो ऊतक होते हैं वहाँ पे ऊतक होते हैं वहाँ पे फैला देता है। स्प्रेड इनटू, उसके बाद में ये रीजनल जो लिम्फेटिक टिश्यू है फैलने के बाद में क्या होगा? स्प्रेड टू अदर टिश्यू, और फिर वो क्या करेगा? दूसरे टिश्यू में भी फैला देगा। पहले तो ये रीजनल लिम्फेटिक टिश्यू में फैलाता है, उसके बाद में दूसरे टिश्यू में फैला देगा। और रेटिनोकुलो एंडोथेलियल साइट्स की उधर फैला देगा। जैसे कंजक्टाइवा, जो आँख की कंजक्टाइवा लेयर होती है वहाँ पे फैला देगा। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फैला देगा। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी श्वसन जो तंत्र है वहाँ पे फैला देगा। यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर फैला देगा, स्प्रेड कर देगा। और सीएनएस में भी स्प्रेड कर देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी स्प्रेड कर देगा। तो ये ऐसे अपने वायरस को फैला देता है। उसके बाद में सेकेंडरी वायरलेमिया, उसके बाद में क्या होगा? ये यहाँ पे पूरे फैलाने के बाद में सेकेंडरी वायरलेमिया होगा। और सिम्टम कैन बी कॉम्प्लिकेटेड ऑफ द मीजल्स, और जो मीजल्स के जो दोबारा अगर होने के कारण, दोबारा वायरस इन्फेक्शन होने के कारण कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सीवियर सिम्टम एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मीजल्स, इसके कारण जो है मीजल्स के सिम्टम और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। उसमें क्या? पेशेंट में कफ देखने को मिलेगा, कफ, निमोनिया हो सकता है पेशेंट के अंदर, कॉम्प्लिकेशन के अंदर डायरिया हो जाएगा पेशेंट को, एनसेफेलाइटिस हो जाएगा। ठीक है, डायरिया हो जाएगा, एनसेफेलाइटिस हो जाएगा, हेमरेजिक रैशेज हो जाएंगे। तो ये सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेंगे इनके पेशेंट के अंदर। एनसेफेलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? एनसेफेलाइटिस कहते हैं। ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो जाए उसे एनसेफेलाइटिस कहते हैं। हेमरेजिक रैशेस हो सकते हैं बॉडी पे, ये देखने को मिल सकता है, जिसके कारण क्या होगा?
वीकनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। यह क्या है, इम्यून सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला सिस्टम है, वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वीकनिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके कारण क्या होगा, उसके कारण वीक होने के कारण देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। डेथ ऑफ ड्यू दिस कॉम्प्लिकेशन, इन कॉम्प्लिकेशन के कारण पेशेंट की क्या हो सकती है, पेशेंट की डेथ हो सकती है, डेथ हो सकती है, यानी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, इसके कारण पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। तो ये पैथोजेनेसिस है, कैसे जो है, कैसे जो है आपके बॉडी के अंदर मीजल्स वायरस इंटर करता है। तो वापस एक बार देख लेते हैं कि बॉडी के अंदर कैसे ये इंटर करता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एंट्री ऑफ द मीजल वायरस इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी जो म्यूकोसा है उसके द्वारा ये बॉडी में एंटर करता है। उसके बाद में क्या करता है, रिप्लिकेशन करता है, ये अपनी संख्या को बढ़ाता है, बढ़ा के फिर कहाँ स्प्रेड करता है, तो ये करता है लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर अपने आप को स्प्रेड कर देता है। वो स्प्रेड होने की वजह से ये अदर टिश्यू के अंदर भी स्प्रेड हो जाएगा और फिर क्या कर देगा, या तो कंजक्टाइवा में इन्फेक्शन कर देगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कर देगा, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कर देगा, सीएनएस में इन्फेक्शन कर देगा, जिसके कारण सेकेंडरी वायरस इन्फेक्शन हो जाएगा और उसके कारण अदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। तो अदर कॉम्प्लिकेशन में निमोनिया, डायरिया, एंसेफ्लाइटिस, ब्रेन हेमरेजिक रेसेस वगैरह हो सकता है। उसके कारण जो इम्यून सिस्टम है, जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाएगा और उसके कारण पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकती है, डेथ देखने को मिल सकती है, पेशेंट मर सकता है, डेथ हो सकती है पेशेंट की। तो उसके कारण ये हो सकता है। उसके बाद में सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कैसे फैलता है, तो इन्फेक्टेड पर्सन पेशेंट हिमसेल्फ द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। जो इन्फेक्टेड पेशेंट है, इन्फेक्टेड जो पेशेंट होता है वो खुद इसका सोर्स होता है। जैसे इन्फेक्टेड पेशेंट है वो अगर खांसता है, छींकता है, तो उससे जो सिक्रीशन निकलते हैं, गले के सिक्रीशन और नेजल कैविटी के सिक्रीशन जो निकलते हैं, है ना, गले के जो सिक्रेशन हो गए, गले के जो सतराव है, गले के सिक्रेशन हो गए और नेजल कैविटी के सिक्रेशन हो गए, नेजल कैविटी के सिक्रेशन हो गए, तो इनके कारण जो इनके जो सिक्रेशन निकलते हैं, सिक्रेशन मतलब होते हैं सतराव, जो ये सिक्रेशंस होते हैं, ये क्या करते हैं, खांसने या छींकने से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाते हैं और उसके कारण ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है और ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। ये इसका क्या है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। उसके बाद में है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये किसके द्वारा ये फैलता है। ठीक है, इसका जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये प्रसार की विधि क्या है, इसको हिंदी में आप ऐसे बोल सकते हो प्रसार कैसे होता है। तो प्रसार की विधि कैसे फैलता है, प्रसार की विधि में है इट इज ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जो अभी मैंने बताया था ये क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ये किसके द्वारा फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। तो विच अफेक्ट टू अनदर बाय कफिंग, जो अभी बताया मैंने, खांसने से, कफिंग का मतलब है खांसना, कफिंग का मतलब है खांसना, खांसने से। ठीक है, स्नीजिंग मतलब होता है छींकना, छींकने से, किसिंग किस करने से। ठीक है, ईटीसी के द्वारा, यानी खांसने, छींकने से और किस करने से इन्फेक्टेड पर्सन को अगर किस किया तो उसके द्वारा भी ये उसके अंदर फैल सकती है। तो इनके द्वारा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। इट इन्फेक्ट टू अदर थ्रू इन्फेक्टेड हैंड्स, और इन्फेक्टेड हैंड के द्वारा भी फैल सकती है। जैसे किसी ने खांस दिया, हाथ पे छींक दिया और वो इन्फेक्टेड हैंड किसी दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाया और उसने भी अपने माउथ पे हाथ ऐसे टच किया या उसी इन्फेक्टेड हैंड से कुछ खा लिया, तो उसके द्वारा भी फैल सकता है। इन्फेक्टेड हैंड के द्वारा, टॉय के द्वारा, अगर जो बच्चा खेलता है और वो अपने टॉयज वगैरह पे खा देता है, छींक देता है, वही दूसरा बच्चा यूज करता है तो उसके द्वारा हो सकता है। क्लॉथ्स के द्वारा, जो कपड़े हैं, इन्फेक्टेड बच्चे के जो कपड़े रहते हैं उसके द्वारा भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। विच
ऑफ द पेशेंट नोज एंड थ्रोट सिक्रीशन, जो अभी मैंने बताया था, ये किसके सिक्रीशन हो सकते हैं, या तो नोज के हो सकते हैं, नाक के, या फिर थ्रोट के, गले के, ठीक है, थ्रोट के सिक्रीशंस मतलब स्त्राव, सिक्रीशन जो है मतलब स्त्राव के द्वारा ये फैल सकते हैं, ठीक है। ये इसका उसके बाद में है नेक्स्ट आपके इट मेनली सीन, ये किस में ज़्यादा देखने को मिलता है, इट इज मेनली सीन इन द एज ऑफ ग्रुप 6 मंथ, 6 मंथ के जो बच्चे हैं, 6 मंथ के जो बच्चे हैं उनमें, और 3 इयर्स के जो बच्चे हैं उनमें, यानी 6 मंथ से लेकर जो 3 इयर्स के बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। 6 मंथ से लेकर 3 इयर्स के जो बच्चे हैं उनमें यह बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है, उन पेशेंटों के अंदर यह बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद में है इंट्यूबेशन पीरियड, इसका जो उद्भवन काल होता है, इंट्यूबेशन पीरियड होता है, वो 10 से 14 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 10 से 14 दिन का इनका इंट्यूबेशन पीरियड होता है। इंट्यूबेशन पीरियड मीन्स जब कोई बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में एंटर करता है तो उसके जो फर्स्ट सिम्टम, साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं, उसके बीच का जो पीरियड होता है वो कहलाता है इंट्यूबेशन पीरियड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स यानी सिम्टम क्या दिखाई देंगे, तो जो सिम्टम्स दिखाई देंगे, क्लिनिकल फीचर्स हैं आपके लक्षण, डिजीज के क्या लक्षण दिखाई देंगे, सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे। तो सिम्टम्स इस इमेज में देख लेते हैं एक बार, उसके बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे सिम्टम्स का। तो ये मीजल्स के सिम्टम्स, ये बच्चे के अंदर ऐसे रेड स्पॉट दिखाई देंगे, बच्चे के अंदर कैसे हो जाएंगे, एकदम रेड रेड स्पॉट हो जाएंगे ऐसे, आपको दिखाई नहीं दे रहे बट बच्चे के अंदर ऐसे रेड रेड स्पॉट दिखाई देंगे। ऐसे रेड रेड स्पॉट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्पॉट्स दिखाई देते हैं बच्चे के अंदर रेड रेड्स। उसके बाद में मिजल्स, ड्राई कफ और रनिंग नोज, क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, ड्राई कफ और रनिंग नोज, ड्राई कफ और रनिंग नोज मतलब उसे सूखी खांसी आएगी, नाक से पानी बहना, रनिंग नोज का मतलब हो गया नाक से पानी बहना, नाक से पानी बहता रहेगा, ठीक है। उसके बाद में बॉडी पेन, हेडेक, उसे बॉडी पेन हो सकता है और हेडेक हो सकता है, सर दर्द, ठीक है, हेडेक मतलब सर दर्द, सर दर्द हो सकता है, बॉडी पेन और सर दर्द। उसके बाद में सोर थ्रोट, गले में खराश, सोर थ्रोट देखने को मिलेगा। सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, ठीक है, सोर थ्रोट देखने को मिलेगा। उसके बाद में सोर थ्रोट, वाटरिंग एंड स्वेलिंग आई, आईज के अंदर कैसा हो जाएगा, वाटरिंग एंड स्वेलिंग आई, स्वेलिंग, आंखों में सूजन आ जाएगी और वाटरिंग, और आंखों में सूजन देखने को मिलेगी, आंखों से क्या होगा, पानी बहता रहेगा। उसके बाद में डिस्कम्फर्ट, फैटिग, पेशेंट कैसा हो जाएगा, थकान देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर, थकान, फैटिग मतलब थकान, फैटिग मतलब थकान। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगना, ठीक है, भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट। एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा पेशेंट को, एनोरेक्सिया और बोल सकते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट। डायरिया मतलब दस्त हो जाएगी पेशेंट को, दस्त हो जाएगी। और लाइट सेंसिटिविटी, इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड के अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है, कौन सा सिम्टम देखने को मिलता है,
कॉप्लिक स्पॉट। ठीक है, कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, कॉप्लिक स्पॉट, कॉप्लिक स्पॉट्स। इसके अंदर कैसा हो जाता है, रेड स्पॉट इन द माउथ कैविटी। इस माउथ कैविटी के अंदर कैसे स्पॉट हो जाते हैं, रेड एंड ब्लू कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं माउथ के अंदर। रेड, माउथ के अंदर हो जाएंगे रेड और ब्लू कलर के स्पॉट्स हो जाएंगे, रेड और ब्लू कलर के स्पॉट्स हो जाएंगे। तो ये सिम्टम उसके अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, इट मेनली सिम्टम अफेक्ट द फीवर, कफ, रेडनेस इन द आई। अभी जो मैंने बताया था सिम्टम, इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेंगे, मेनली सिम्टम्स, फीवर देखने को मिलेगा, कफ देखने को मिलेगा, खांसी देखने को मिलेगी, रेडनेस ऑफ द आई, आंखें लाल हो जाएगी, रेसेस ऑन द बॉडी, वाटरी आइज, बॉडी पे क्या रेसेस, चकते देखने को मिलेंगे, चकते, बॉडी पर चकते जम जाएंगे। ठीक है, रेसेस ऑफ द आई। बॉडी पर चकते देखने को मिलेंगे, रेसेस हो जाएंगे, स्नीजिंग, छींकना, छींकी ज्यादा आएगी, स्नीजिंग, इट्स डिवाइडेड इन 3 स्टेज ऑफ द, इसको 3 स्टेज में बांटा गया है। ठीक है, सिम्टम्स को 3 स्टेज में बांटा गया है। पहला जो सिम्टम्स है वो है, पहला जो सिम्टोमेटिक स्टेज, अर्ली सिम्टोमेटिक स्टेज, इसको प्रोडर्मल स्टॉप स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, प्रोडर्मल स्टेज भी कहते हैं। दिस स्टेज इज स्टार्ट अबाउट द 9 to 10 डेज। ये कितने दिनों की होती है, 9 से 10 दिनों की होती है। आफ्टर द वायरस इन्फेक्शन इन द बॉडी इट कंटिन्यू टू इंक्रीज 4 to 5 डेज, और ये कैसे 4 to 5 डेज बढ़ती जाती है। ठीक है, सिम्टम इंक्लूड कफ, इसके अंदर कैसे सिम्टम आएंगे, कफ आएगी, खांसी आएगी, स्नीजिंग, छींके आएगी। उसके बाद में वाटरी नोज, नोज कैसे देखने को मिलेगा, वाटरी नोज, फीवर, पेशेंट में फीवर देखने को मिलेगा, वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिलेगी, रेडनेस देखने को मिलेगा। तो इन दिस कंडीशन द वाइट ब्लूइश स्पॉट, इसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं, वाइट और ब्लूइश कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। पेशेंट के अंदर वाइट और ब्लूइश कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। कैसे हो जाते हैं, वाइट और ब्लू कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, वाइट और ब्लू कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं। फॉर्म इनसाइड द ओरल कैविटी, कि यहाँ पे हो सकते हैं ओरल कैविटी यानी माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर, और उसी को क्या कहते हैं, कॉप्लिक स्पॉट्स कहते हैं, उसी को कॉप्लिक स्पॉट्स कहते हैं। ओरल कैविटी के अंदर वाइट ब्लू स्पॉट हो जाते हैं, और ओरल कैविटी के अंदर, तो उसी को क्या कहते हैं, कॉप्लिक स्पॉट्स कहते हैं। ये प्रोडर्मल स्टेज में देखने को मिलता है। तो ये दिस स्टेज स्टार्ट अबाउट द 9 to 10 डेज, 10 डेज से स्टार्ट होती है, और इन्फेक्शन बढ़ने के कारण ये कंटिन्यू 4 से 5 दिन रहती है। सिम्टम इसके अंदर कफ देखने को मिलेगा, इसके अंदर खांसी देखने को मिलेगी, कफ, स्नीजिंग, वाटरी नोज, फीवर और वाटरी डिस्चार्ज, रेडनेस, ऐसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। उसके साथ में सबसे मेन जो सिम्टम है इसका, वाइट ब्लू स्पॉट्स देखने को मिलेंगे ओरल कैविटी, जो ओरल कैविटी होती है, मुंह की जो ओरल कैविटी होती है, वहां पे ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो इमेज में देख लेते हैं। देखो, अगर इमेज में दिख रहा है तो आपको बड़ा कर देता हूं। इसके अंदर ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं, इस तरह के सिम्टम दिखाई देंगे इसके अंदर। ये देखो, यहाँ पे जो ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये सिम्टम्स, ऐसे सिम्टम दिखाई देंगे। ठीक है, पेशेंट के अंदर ऐसे सिम्टम दिखाई देंगे।
उसके बाद में नेक्स्ट है आपके इरेप्टिव स्टेज। ये तो हो गई थी प्रोडर्मल स्टेज। सेकेंड स्टेज जो है वह इरेप्टिव स्टेज। दिस स्टेज इज फाउंड इन 4 to 5 डेज। ये कितने दिनों की रहती है? 4 से 5 डेज रहती है। दो स्टेज हैं, 4 से 5 दिन आफ्टर द इनिशियल सिम्टोमेटिक स्टेज। इन विच रेडिश डल रेसेज अपेयर ऑन द फेस। और इसके अंदर क्या हो जाएंगे? रेडिश डल रेसेज अपेयर ऑन द फेस। फेस के ऊपर रेडिश और डल रेसेज देखने को मिलेंगे। इस स्टेज के अंदर रेडिश डल रेसेज फेस पे देखने को मिलेंगे बिहाइंड द नेक, और नेक के पीछे की ओर, ठीक है, बिहाइंड द नेक, स्लोली मूव टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, और धीरे धीरे जो लोअर पार्ट है बॉडी के उधर फैलते जाएंगे, धीरे धीरे मूव करेंगे। दिस स्टेज लास्ट फॉर कितने दिनों की रहती है? 5 to 7 डेज एंड ग्रेजुअली फेड अवे लिविंग द डार्क कलर। और ये जो ये स्पॉट्स है वो डार्क कलर छोड़ के चले जाते हैं, और ये 5 से 7 दिन लास्ट रहती है, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट स्टेज है पोस्ट मिजल स्टेज बोलते हैं इसको। तीसरी जो स्टेज है, थर्ड जो स्टेज है उसे पोस्ट मिजल स्टेज बोलते हैं। दिस स्टेज इज द स्टेज आफ्टर एक्सपोजर। ये आफ्टर एक्सपोजर के बाद में होती है। इन विच द सिम्टम ऑफ द डिजीज डिसअपेयर। इसके अंदर जो सिम्टम, डिजीज के जो सिम्टम है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? डिसअपेयर हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सिम्टम है जो डिजीज के वो डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है। डिजीज के जो सिम्टम हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं। ओनली डार्क कलर स्पॉट्स रिमेन। जो स्पॉट्स थे उनका जो कलर है वो डार्क हो जाता है। बट बाय दिस टाइम द इम्यूनिटी ऑफ द चिल्ड्रन इज वेरी लो। इसके कारण क्या हो जाती है? जो बच्चे की इम्यूनिटी है वो बहुत कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसके कारण अदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। ड्यू टू विच द अदर डिजीज आर मोर लाइकली अकर, देयरफॉर द अटेंशन शुड बी गिवन। इसके कारण बच्चे की इम्यूनिटी लो हो गई है। ये सिम्टम, ये डिजीज होने के बाद में धीरे धीरे लास्ट स्टेज में डिसअपेयर होने लगता है। लेकिन साथ साथ में क्या हो जाती है? बच्चे की इम्यूनिटी जो है, जो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके कारण क्या होगा? बच्चे के अंदर अदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले, अदर डिजीज देखने को मिल सकती है। तो अदर डिजीज में कौन सी हो सकती है? तो अदर डिजीज आर मोर लाइकली अकर, देयरफॉर मोर अटेंशन शुड बी गिवन द चिल्ड्रन। इसके कारण बच्चे में ज़्यादा अटेंशन यानी उसका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सो दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अदर डिजीज। इसके कारण अगर आप बच्चे का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो उसमें दूसरी जो डिजीज है वो होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। सच एज पर्सनल हाइजीन। उसकी क्या रखना चाहिए? पर्सनल हाइजीन। उसकी पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए, उसकी खुद की साफ सफाई, ठीक है। पर्सनल हाइजीन अच्छे से करनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करनी चाहिए, मतलब खुद की साफ सफाई, उसके बालों की केयर, उसके ओरल केयर, उसकी रोज़ उसको बात मतलब स्नान कराना, अच्छे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज करना, ठीक है। उसके कारण क्या होगा? उसकी जो पर्सनल हाइजीन है वो मेंटेन रहेगी। और उसने जो उसके कपड़े डेली वॉश करना, उसने जो कपड़े गंदे कर दिए हैं, स्नीजिंग वगैरह करता है तो रुमाल वगैरह का यूज करना, ऐसे उसकी पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। इन्वायरमेंट जो है, उसके जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो क्लीन रख के, साफ सुथरा रख के भी ये कर सकते हैं आप। उसके बाद में जी अगर इसमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो क्या क्या देखने को मिलते हैं? तो कॉम्प्लिकेशन जो हो गया, ड्यू टू द लो इम्यूनिटी अदर डिजीज आर मोर लाइकली टू अकर, सच एज द निमोनिया हो सकता है, उसके कारण आई रिलेटेड डिजीज हो सकती है, कोई कंजक्टिवाइटिस वगैरह, डायरिया हो सकता है, दस्त, ठीक है, दस्त डायरिया हो सकता है, अदर रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, उसके कारण डेथ भी हो सकती है। अदर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण क्या हो सकती है? बच्चे की डेथ भी हो सकती है ये सिम्टम आने के कारण। जैसे अदर रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, है ना, लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, अस्थमा, सीओपीडी डिजीज धीरे धीरे
होने सकती है, निमोनिया वगैरह हो सकता है, और जो है डायरिया वगैरह हो सकती है। अदर आई रिलेटेड डिजीज में आ सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया, मिडल ईयर का इन्फेक्शन। ओटाइटिस मीडिया होता है मिडल ईयर का इन्फेक्शन, इसको डिटेल में पढ़ा रखा है, वहां से देख सकते हो। अब है नेक्स्ट, आपको इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जांच क्या क्या करनी है आपको। इन्वेस्टिगेशंस किसके द्वारा हम मीजल्स का पता लगा सकते हैं। ब्लड टेस्ट, सबसे पहले क्या है, ब्लड टेस्ट करना चाहिए। ब्लड टेस्ट तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज ल्यूकोपीनिया, WBC क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, ल्यूकोपीनिया देखने को मिलेगा। डिक्रीज और इंक्रीज ल्यूकोसाइट्स इन नंबर ऑफ WBC, या तो WBC कम देखने को मिल सकती है, ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है, दोनों इसके अंदर हो सकता है, नंबर ऑफ WBC। CSF के अंदर जो प्रोटीन है, जो CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, इसकी फुल फॉर्म होती है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसके अंदर जो है आपका प्रोटीन ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्या ज़्यादा देखने को मिलेगा, प्रोटीन ज़्यादा देखने को मिलेगा। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा देखने को मिलेगा। यूरिन टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर वायरस प्रेजेंट आएगा। यूरिन का जो टेस्ट करेंगे, पेशाब की जांच करेंगे तो उसके अंदर है आपका वायरस प्रेजेंट आ सकते हैं। उसके बाद में अगर मिजल सीरोलॉजी कर सकते हो, मिजल का सीरोलॉजी टेस्ट कर सकते हो, उसके द्वारा पता लगा सकते हैं। ये तो हो गई इन्वेस्टिगेशन। अब है नेक्स्ट आपके प्रिवेंशन क्या करोगे, कैसे इस डिजीज से बचाओगे, प्रिवेंशन, ठीक है। प्रिवेंशन क्या करोगे, तो मिजल वैक्सीन इज गिवन एट 9 मंथ, तो एट ऑफ बर्थ, तो 9 महीने में मिजल की वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। जब इम्यूनाइजेशन टीकाकरण किया जाता है तो मिजल की वैक्सीन दी जाती है। मिजल की वैक्सीन कब लगती है, 9 मंथ पे लगती है। कब लगती है, 9 महीने पे, ठीक है, 9 मंथ पे लगती है। 9 मंथ पे लगती है, कितनी लगती है, तो 0.05 ml लगती है, 0.05 ml लगती है। कैसे लगती है, सबक्यूट लगती है, ठीक है। 9 मंथ पे वैक्सीन लगती है। द मिजल वैक्सीन इज गिवन एट 9 मंथ ऑफ द बर्थ। दिस इज टाइप ऑफ द लाइव वैक्सीन। और जो ये वैक्सीन है वो कौन सी होती है, लाइव वैक्सीन होती है। ये जो वैक्सीन है वो है लाइव वैक्सीन। कुछ वैक्सीन होती है लाइव, कुछ होती है किल्ड, तो ये लाइव वैक्सीन है। विच 0.5 ml जो अभी मैंने बताया था, गिवन द सबक्यूटेनियस रूट से जाते हैं। सबक्यूटेनियस रूट है जो कि 45 डिग्री पे लगता है। सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। इज अवेलेबल फ्री कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर, और जो गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर है वहाँ पे ये इंजेक्शन जो टीकाकरण है वो फ्री में दिया जाता है, फ्री में इसका टीकाकरण किया जाता है। तो ये जरूर लगाना चाहिए मीजल्स की वैक्सीन वगैरह, जिससे कि ये बीमारी से बचा जा सके, ठीक है, ये बीमारी ना हो, इस बीमारी से बचा जा सके। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके MMR वैक्सीन, मिजल्स मम्स रूबेला। MMR वैक्सीन लगती है मिजल्स मम्स रूबेला, मिजल्स मम्स और रूबेला। रूबेला जो है जर्मन मिजल्स होता है, मम्स रूबेला। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तीनों वैक्सीन लगती है, मिजल्स मम्स रूबेला। मिजल्स की लगती है, रूबेला की लगती है। तो इस कंबाइंड वैक्सीन गिवन एट द एज ऑफ 15 to 18, ये कंबाइंड वैक्सीन है ना। और ये कब लगती है, 15 to 18 मंथ पे लगती है। विच इज गिवन बाय द सबक्यूटेनियस, ये भी सबक्यूटेनियस रूट से ही दी जाती है, सेम जैसे ये देते हैं। इसकी भी जो अमाउंट है 0.5 ml होती है, ठीक है, क्वांटिटी इतनी ही होती है। गिवन बाय मिजल्स, ठीक है, मिजल्स की दी जाती है। इसके अंदर एक तो मिजल्स लगता है, ठीक है, मिजल्स लगता है। उसके बाद में एक मम्स लगता है,
और एक कहलाता है रूबेला। देखो मम्स और रूबेला ये तीनों वैक्सीन है। इसके अंदर मीजल्स, मम्स, रूबेला 3 वैक्सीन लगती है, ठीक है। साथ में कंबाइंड में दी जाती है इसको, मीजल्स, मम्स, रूबेला को साथ में दिया जाता है। उसके बाद में है ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है आपके ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर है हाउएवर देयर इज नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट। इसके लिए कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। ये वैसे होता है, फिर धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। फॉर इट इज करेक्ट इटसेल्फ, ये अपने आप ठीक हो जाता है। बट इट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोग्नोसिस फर्दर फॉर गिविंग इम्यूनोग्लोबिन्स विद द 3 days ऑफ इन्फेक्शन। इम्यूनोग्लोबिन दे सकते हैं क्योंकि इम्यूनिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। इस डिजीज के अंदर इम्यूनिटी लो हो जाती है, जिसके कारण अदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। दूसरी जो डिजीज है वो देखने को मिल सकती है। इसलिए पेशेंट को क्या दे सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन दे सकते हैं 3 दिनों के लिए। कीप द पेशेंट इज आइसोलेशन। और क्या ध्यान रखना है, पेशेंट को कम से कम कीप द पेशेंट इन आइसोलेशन, आइसोलेशन में रखना है, पेशेंट को अलग रखना है, ठीक है। पेशेंट को क्या रखना है, अलग रखना है। और कितने दिनों तक, 14 दिनों तक कम से कम अलग रखना है। 14 दिनों तक पेशेंट को अलग रखना है। गिविंग एंटीबायोटिक ड्रग्स टू प्रिवेंट फर्दर इन्फेक्शन। फर्दर इन्फेक्शन से बचने के लिए, दूसरा कोई इन्फेक्शन से बचने के लिए पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करते हैं वो एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके गिव सुटेबल सिरप फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कफ। और खांसी के लिए कोई सुटेबल सिरप दे सकते हैं। खांसी अगर ज़्यादा आ रही है पेशेंट को, कफिंग ज़्यादा हो रहा है, तो कोई सुटेबल सिरप दे सकते हैं। खांसी की सिरप दे सकते हैं, कफ सिरप दे सकते हैं, ठीक है। कफ सिरप दे सकते हैं, कफ सिरप। कफ सिरप दे सकते हैं पेशेंट को ज़्यादा खांसी हो सकती है, तो मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे सिम्टम है उस आधार पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। गिव द मैसिव अमाउंट ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डोज दे सकते हैं पेशेंट को। क्या है, विटामिन ए की डोज देनी चाहिए, वो भी कितनी, 4000 4 लाख यूनिट, ठीक है। कितनी देनी चाहिए, 4 लाख 4 लाख यूनिट देनी चाहिए पर डे 4 लाख यूनिट देनी चाहिए। माउथ केयर विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। और पेशेंट की जो ओरल केयर है करनी चाहिए, क्योंकि ओरल कैविटी के अंदर ही कैसे होते हैं वो वाइट ब्लू कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, इसलिए ओरल केयर का भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। गिवन मोर लिक्विड्स टू फूड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट देनी है। लिक्विड डाइट में आप मिल्क दे सकते हो, फ्रूट जूस दे सकते हो, और भी अदर जूस दे सकते हो, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट देनी है। डिहाइड्रेशन से भी बचता है पेशेंट और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। उसके बाद में है अप्लाई केलामाइन लोशन। केलामाइन लोशन आता है, वो अप्लाई कर सकते हो। रिड्यूज इचिंग, वो क्या करेगा, जो बॉडी पे इचिंग वगैरह हो रही है, खुजली वगैरह आ रही है, उससे वो केलामाइन लोशन से कम हो जाएगी। कीप द लाइट ऑफ द पेशेंट रूम डिम। और जो रूम की जो लाइट है उसे कैसे रखना चाहिए, डिम रखना चाहिए। उससे भी क्या होगा, पेशेंट को इरिटेशन वगैरह नहीं होता है। लाइट को करना चाहिए डिम, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कंट्रोलिंग मेजर्स। कैसे इस डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इस डिजीज को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इस डिजीज पे नियंत्रण कैसे किया जाता है। पेशेंट शुड बी कीप इन कम्प्लीटली आइसोलेटेड। सबसे पहले पेशेंट को अलग रखना है, आइसोलेटेड रखना है, ठीक है। अलग रखना है, पृथक्करण में रखना है, सेपरेट रखना है, ठीक है। स्मॉल चिल्ड्रन 5 years शुड नॉट बी अलाउड टू द एंटर द पेशेंट रूम। स्मॉल चिल्ड्रन जो होते हैं, 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको कभी भी मीजल्स वाले पेशेंट के रूम में एंटर नहीं होने देना है।
क्योंकि बच्चों के अंदर इम्यूनिटी लो होती है और उन्हें जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उन्हें नहीं इंटर होने देना चाहिए। पेशेंट रिलेटेड इक्विपमेंट एंड फ्लूइड शुड बी प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड। जो पेशेंट से रिलेटेड इक्विपमेंट है, उपकरण जो है, फ्लूइड्स के कारण शुड बी प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड, उन्हें डिसइंफेक्टेड करना चाहिए, उनको क्या संक्रमण फ्री करना चाहिए। गामा ग्लोबुलिन IM शुड बी गिवन टू द पेशेंट। गामा ग्लोबुलिन पेशेंट को IM दे सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, डायरेक्टली। MMR वैक्सीन प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज ऑन ए लार्ज स्केल इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर जो है MMR वैक्सीन, मीजल्स मल्स रूबेला की जो वैक्सीन है, वो प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज ऑन द लार्ज स्केल ऑफ कम्युनिटी। लार्ज स्केल ऑफ कम्युनिटी के अंदर इस प्रोग्राम को चलाया जाना चाहिए। और प्रॉपर जो MMR मीजल्स मम्स रूबेला की वैक्सीन है, मीजल्स की वैक्सीन 9 मंथ पे लगनी चाहिए, MMR की वैक्सीन लगानी चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, इस डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में कम्युनिटी शुड बी मेड अवेयर द MMR वैक्सीनेशन, और कम्युनिटी को भी MMR वैक्सीन के बारे में अवेयर करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि इस टीके को अगर आप लगाओगे, इसका टीकाकरण करोगे तो ये डिजीज से आपको बचाएगा, इससे ये डिजीज नहीं होगी। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, जागरूक करें, तो जिसके कारण वो टीका लगवाएंगे और ये डिजीज इतनी ज़्यादा नहीं फैलेगी, कम स्प्रेड होगी, ठीक है। उसके बाद में एजुकेटेड टू द कम्युनिटी अबाउट द न्यूट्रिशन, हाइजीन, इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। कम्युनिटी के लोगों को यह भी एजुकेशन देना चाहिए कि उनका जो न्यूट्रिशन है, डाइट कैसी लेनी चाहिए, न्यूट्रिशन डाइट कैसी लेनी चाहिए। उसके बाद में हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, प्रॉपर साफ सफाई कैसे रखनी है, और जो अपना लिविंग स्टैंडर्ड है उसको कैसे सुधारना है, कैसे अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधार सकते हैं। तो जो है साफ सफाई का ध्यान रखें, अच्छी से अच्छी डाइट लें, उसके बाद में जो रहने का तरीका है उसको सुधारें। तो इस तरीके से क्या होगा, इन्फेक्शन होने के कम चांसेस रहते हैं, जिसके कारण बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है आसानी से। थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, इसका हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले ये डिजीज क्या है, ये डिजीज वायरल डिजीज है, बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस होती है, बच्चों के अंदर ज़्यादा फैलती है, और इसको रूबेला के नाम, रूबियोला के नाम से जानते हैं। जिसका जो वायरस होता है वो RNA वायरस होता है। इसको पैरामिक्सो वायरस जो है, वायरस का जो एजेंट है वो पैरामिक्सो वायरस होता है, जो RNA टाइप का होता है। उसके पैथोजेनेसिस भी बताई थी मैंने। पैथोजेनेसिस, वायरस जब एंटर करता है बॉडी में तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या करता है, रिप्लिकेशन करता है। रिप्लिकेशन करने के बाद में क्या होगा, वो जो लिम्फेटिक, रीजनल लिम्फेटिक टिश्यू है वहाँ पे स्प्रेड होगा, वहाँ फैलेगा, और वहाँ फैलने के बाद में क्या होगा कि ये जो अदर टिश्यू है उनको भी क्या करेगा, वहाँ भी फैल जाएगा, और अदर टिश्यू में फैलने की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक, CNS या कंजक्टिवा वहाँ पे स्प्रेड कर जाएगा, और उसके कारण क्या होगा, उसके कारण सेकेंडरी कोई वायरस कॉम्प्लिकेशन होने की चांस रहते हैं। कॉम्प्लिकेशन होने के बाद में निमोनिया, डायरिया, हेमरेज वगैरह हो सकता है। वीकनेस, इम्यूनिटी कैसे हो जाएगी, वीक हो जाएगी, जिसके कारण और अदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है कि ये जो है किसके द्वारा फैलता है, तो ये आपके जो गले और नाक के जो सिक्रीशन है इन्फेक्टेड पर्सन के, उनके द्वारा फैल सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है, खांसने छींकने के द्वारा फैलता है, और अगर किसी बच्चे ने खिलौने पे, क्लॉथ पे और जो है अदर जो आइटम्स होते हैं बच्चे के हाथ वगैरह से भी फैल सकता है। तो ज़्यादा चांस है 6 से जो 3 इयर्स के बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा फैलने के चांस रहते हैं। इंट्यूबेशन पीरियड इसका 10 से 14 दिन होता है। क्लिनिकल सिम्टम्स के अंदर ड्राई कफ, रनिंग नोज,
बॉडी पेन, हेडेक, सोर थ्रोट, वाटरी, स्वेलिंग आइज, डिस्कम्फर्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉप्लिक स्पॉट्स मेन है, इसके अंदर कॉप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलता है। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो प्रोडर्मल स्टेज होती है, अर्ली सिम्टोमेटिक स्टेज होती है। उसके अंदर क्या होता है, सिम्टम के अलावा आपको मुंह के अंदर वाइट ब्लूज कलर के स्पॉट देखने को मिलेंगे और उस स्पॉट्स को बोलते हैं कॉप्लिक स्पॉट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसी के अंदर यही आता है, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉप्लिक स्पॉट कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है, तो मिजल्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और जो अदर सिम्टम हैं आपके कफ, स्नीजिंग, वाटरी नोज और फीवर, वाटरी डिस्चार्ज और रेसेस वगैरह देखने को मिलेंगे। उसके बाद में इरप्टिव स्टेज होती है, उसके अंदर धीरे धीरे जो रेडिश डल रेसेज हैं वो फेस पे, बैक ऑफ द बिहाइंड द नेक और स्लोली जो ये टंग है वहाँ पे देखने को मिलेंगे, टुवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाएंगे और डार्क कलर के स्पॉट छोड़ देंगे और इसके कारण इम्यूनिटी लो हो जाती है, जिसके कारण अदर डिजीज होने के चांस रहते हैं। इम्यूनिटी लो होने के कारण अदर जो कॉम्प्लिकेशन है वो होने के चांस रहते हैं। तो अदर कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं, तो न्यूमोनिया हो सकता है, आई रिलेटेड डिजीज हो सकती है, डायरिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। तो ये अदर कुछ डिजीज हो सकती है। तो इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, उसके अंदर WBC कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, CSF का एग्जामिनेशन करेंगे, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन करेंगे, उसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है वो हाई देखने को मिलेगी। यूरिन का टेस्ट करेंगे तो यूरिन के अंदर भी कल्चर करेंगे, यूरिन कल्चर टेस्ट करते हैं तो वायरस प्रेजेंट आ सकता है, बैक्टीरिया एब्सेंट आ सकता है, तो उसके कारण भी मिजल सीरोलॉजी के द्वारा पता लगाया जा सकता है। प्रिवेंशन के लिए आप प्रिवेंशन बचाने के लिए सबसे बेस्ट है कि 9 मंथ में मिजल्स का टीका लगाएं, 0.5 ml सबक्यूटेनियस रूट से लगता है। उसके बाद में MMR की वैक्सीन लगती है 15 से 18। उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट है जो कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, ये आप धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है, बट इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हो और आप इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक दे सकते हो, खांसी के लिए कफ सिरप दे सकते हो, बच्चे को आइसोलेट रखना चाहिए, इम्यूनोग्लोबिन्स दे सकते हो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो ऐसा ही इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। और कंट्रोल करने के लिए क्या है, कैलामाइन लोशन दे सकते हो इचिंग को कंट्रोल करने के लिए, जो बॉडी पे रैशेस हो चुके हैं वहाँ पे इचिंग वगैरह को रोकने के लिए कैलामाइन लोशन जो होता है वो दे सकते हो पेशेंट को लगाने के लिए। उसके बाद में कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को सेपरेट रखेंगे, पेशेंट की जो चीज़ें होती है उसको डिसइंफेक्ट करेंगे, इक्विपमेंट जो है जो उसके खिलौने कपड़े वगैरह जो भी हैं उनको डिसइंफेक्ट करेंगे। 5 साल के जो बच्चे हैं उनको कभी भी रूम में अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा चांस रहता है होने का। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका गामा ग्लोबुलिन जो है IM दे सकते हैं, ये ट्रीटमेंट क्या है। और वैक्सीनेशन का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कम्युनिटी के लोगों को जागरूक करेंगे उसके बारे में, वैक्सीनेशन लगाने के लिए बताएंगे और अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको सुधारने के लिए, न्यूट्रिशन डाइट प्रॉपर लेने के लिए और हाइजीन मेंटेन करने के लिए भी एडवाइस करेंगे। ये कम्युनिटी के लोगों को हम इस तरह से एजुकेट कर सकते हैं तो इस डिजीज से बचा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पे बने रहें ऐसे ही दूसरी सेकंड क्लास, नेक्स्ट क्लास देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि अगर कोई नई क्लास आपको अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले सूचना मिलेगी। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।